अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग जुहेब। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, पता है आपको? थैंक यू। आप जुम्मा नहीं मना रहे हमारे साथ? मैं बिल्कुल देखिए पकड़ लिया मैंने जुहेब, सुबह सुबह आपको पकड़ लिया जी। तो नाजरीन, अच्छी बात से शुरू करते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये रियलाइज़ करें कि बच्चों को अकेला छोड़ना, कई बार ऐसे होता है जुहेब कि माएँ बिजी होती हैं तो वो पार्क भेज देती हैं या मॉल भेज देती हैं या गली मोहल्ले में छोड़ देती हैं कि भाई खेल लें, लेकिन इससे एक तो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी नहीं है बच्चों को। फिर बच्चों को कोई भी बात, कोई भी कुछ भी बता सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो उनकी ना गाइडेंस है, ना उनको बॉडी बाउंड्रीज का पता है, ना उनको सेफ्टी का पता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को प्लीज़ नैनीज पे और स्टाफ पे मत छोड़ें। हमने रुझान बहुत देखा कि आप कहीं और खड़े हैं, बच्चा कहीं आपसे बहुत आगे भाग रहा है, इधर उधर रोड पे जा रहा है। बाहर तो ये एकदम से पुलिस और आ जाते हैं, वो कहते हैं किसका बच्चा है और आप इसको नहीं देख सकते तो फिर हम ले जाते हैं इसको। बिल्कुल, वो सिक्योरिटी की जो उनकी होती है, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखें और पार्क्स वार्क्स वगैरह में भी देख के छोड़ें। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आज बड़ा जैम पैक्ड शो है बिल्कुल, और बड़ी मजे की पहली टॉप स्टोरी तो क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान T20 सीरीज की शिकस्त का हिसाब चुकता कर दिया है साउथ अफ्रीका के साथ। दूसरे वनडे में प्रोटियस को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर लिया है और बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। ऐसे ही नहीं, कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीता है मैच। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए। कप्तान रिजवान 80, बाबर आजम 73, दोनों टॉप बैटर हमारे चल गए हैं। कामरान गुलाम ने 63, क्या बेहतरीन कामरान गुलाम ने इनिंग्स के लिए अपनी, और जो छक्के चौके लगाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त नुमाया बैट्समैन रहे। सलमान आगा ने 33, सायम अयूब ने 25 रन बनाए और पाकिस्तान ने हदफ दिया साउथ अफ्रीका को, जो कि पूरा नहीं कर सका। 248 रन साउथ अफ्रीका बना सका। तो ये जीत की मुबारकबाद आपको भी, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना। और ये दूसरी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया। और बेहतरीन बात यह है कि शाहीनों ने पिछली बार से बहुत बेहतर और खेला। लाइक पिछला जो जीता हम मैच, उससे और बेहतर परफॉर्मेंस की, बिल्कुल 300 से ऊपर हमने स्कोर बनाया। इसी से एक और क्रिकेट से जुड़ी आम खबर और अच्छी खबर ये कि चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भारत मैचेस के लिए जो एक फ्यूजन फार्मूला है, बाज़ाब्ता उसका ऐलान है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। 2027 तक दोनों टीम्स एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट्स का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। तो ये तो एक पाकिस्तान की जीत हुई है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बहुत फुट जो है अपना डटे रहे हम इस बात पे, और हमने छोड़ी नहीं अपनी ये फील्ड, और उसको मनवाना बड़ी बात है। क्योंकि देखे ना, ये भारत में जो इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान एक तो श्रीलंका में खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, और ये फाइनल और सेमीफाइनल का भी इसमें फैसला हो गया कि अगर पाकिस्तान वहां तक पहुंचता है तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। तो ये एक बेहतरीन बात आईसीसी आई है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। बिल्कुल ऐसे ही है। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। ये अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल की तैयारियां उसके इदारों के बारे में सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दाम को धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विधान पटेल बोले, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना हमारी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। तो कल की खबर से ही ये जुड़ी हुई आज की खबर है। इस पर मजीद वजाहत आई है अमरीकी दफ्तर खारजा की तरफ से। इसका हल जरूर निकलना चाहिए। बिल्कुल, ये तीसरी टॉप स्टोरी। चौथी टॉप स्टोरी हमारी सियासत से मुताल्लिक़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की राह हमवार होती जा रही है। सिविल नाफरमानी की तारीख मजीद एक हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई है। वज़ीर आला KP ने अडियाला में बानी से 1.5 घंटे मुलाकात की है। बातचीत से मुताल्लिक़ पेशरफ से आगाह किया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि अली-अमीन गंडापुर को हुकूमती कमेटी तश्कील देने का यकीन दिलाया गया है और रवां हफ्ते इसका ऐलान भी मुतवक्के है। जी बिल्कुल ऐसे, यानी अब मुज़ाकरात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस मुल्क में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने वाली है। बिल्कुल, तो ये मेरी तरफ से
टॉप स्टोरीज आपके पास क्या टॉप स्टोरी जी जी, मौसम का हाल ज़रा पता कर लेते हैं जी। अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सर्दी की शदीद लहर जो है वो बढ़ गई है, शिद्दत बढ़ गई है। लिया -11, ज़ियारत -9, क्वेटा -7 और अस्टोर -6 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सर्दी का राज है। धुंध के भी डेरे हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 से खानका रोड तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 ट्रैफिक महाल है, मअतल हो गई है और लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जी पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा ठंड और उसकी वजह से सूरत हाल ज़रा सी नाहमवार हो सकती है। जी, टॉप स्टोरीज के बाद अब हम सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। और पहले तो आपको ये जो हमने टॉप स्टोरी थी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत गया सीरीज, 3 मैचेस की वनडे सीरीज। दूसरे मैच में ही साउथ अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर ये अपने नाम कर लिया है। अब तीसरा मैच तो सिर्फ होगा इसलिए कि बस एक शेड्यूल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तकल्लुफन है ये मैच। जी, तकल्लुफ ही किया आपने। बिल्कुल। अच्छा, साउथ अफ्रीका पर 2-0 की बढ़तरी हासिल पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। पाकिस्तान टीम ने 49.5 ओवर्स में 329 रन बनाए और इसमें कामरान गुलाम ने डाउन द ऑर्डर आकर बहुत ही तेज बैटिंग की। जिस रेट से उन्होंने बैटिंग की उससे यही लग रहा था कि 300 पाकिस्तान क्रॉस करेगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म दिया वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिया। बहुत अरसे से दोनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों की पार्टनरशिप भी लोग नहीं देख रहे थे कि दोनों वो जो जब क्रीज पर होते थे तो पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर चलते थे। तो कल हमने वो देखा दोनों के अंदर कलर, लेकिन दोनों की सेंचुरीज मिस हो गई। हाँ, ये जरा उन्होंने मिस कर दिया। अगर जरा सी केयरलेस शॉट ना खेलते तो अपनी सेंचुरी की तरफ जाते दोनों, पूरी मुकम्मल हो जाती। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही और एक मौके पर क्लासन ने गेम पाकिस्तान से ले जा रहे थे वो, और जरा सा प्रेशर था फैंस पर भी और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी लग रहे थे अंडर प्रेशर, क्योंकि जो क्लासन छक्के मारते हैं तो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं बॉलर्स। लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स गिरती रही और फिर क्लासन के पास भी कोई मौका नहीं रहा और उन्होंने एक ऐसी केयरलेस शॉट खेली वो कैच हो गया और पाकिस्तान के नाम रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी ये मामला निकल के सामने आ गया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा और पाकिस्तान भी जाएगा। तो फिर इन सारी चीजों पे बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उवैस, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। उवैस, ये बताएं शाहीनों की क्या अनबिलीवेबल कारकर्दगी रही है, क्या कहेंगे जीत पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम हमेशा कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स के लिए जानी जाती है और ये वो टीम है जो कहती है एक दफा के टीवी देख के हमें टीवी ऑन करो हमें देखो और अगले दिन कहती है कि ना देखो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल जोन्स की परफॉर्मेंस देंगे। जितना क्रिटिसिज्म पाकिस्तान टीम पे आपको पता हुआ कप्तानी को लेके, मैंने खुद भी किया कप्तानी को लेके कि यार प्रेशर होगा, आप 3 T20 मैचेस हारे हुए, ऑस्ट्रेलिया से आप सीरीज हारे हुए हो, साउथ अफ्रीका से हारे हो, आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आपको थोड़ा से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, रजवान खुद आपको पता ऑफ कलर नजर आ रहे थे। लेकिन जो कल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान वाहिद टीम बन चुकी है। अगर आप रिजवान की कप्तानी में बात करें, जो टफ कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें जहां पर ओडीआई सीरीज अपने नाम कर चुकी है, उसके अलावा वाहिद पाकिस्तान टीम है जिसने 2024, 21 और 2013 में साउथ अफ्रीका को अपनी सरजमीन पे हराया। साउथ अफ्रीका क्योंकि वो टफ कंडीशंस है, आसान नहीं था। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रही, चाहे आप अपने बाबर आजम की बात करें, रिजवान स्पेसिफिकली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जब आपको जरूरत थी खेलने की, तब आपने बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप कायम की। लेकिन कामरान गुलाम को अप्रिशिएट करने पड़ेगा, इसलिए कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप एक्सपीरियंस कैरी करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। 200+ स्ट्राइक रेट से कल वो लड़का खेला है। असल पोजीशन अगर डोमेस्टिक की बात करें तो उसकी हमेशा तीसरी पोजीशन रही है, लेकिन जिस पोजीशन पे कल वो खेल रहा था वो पोजीशन होती है जहां पर आपको स्ट्राइक रेट को भी और साथ में इकोनॉमी रेट को लेके चलना पड़ता है। लेकिन कल जिस तरीके से उस लड़के ने परफॉर्म किया है, दिखाया है कि भाई इस पोजीशन पे भी मैं पाकिस्तान टीम को आगे सूट आउट कर सकता हूं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग यूनिट की बात करें, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन साउथ अफ्रीका को हराना, विकेट ठीक है बैटिंग के लिए भी साजगार थी, लेकिन बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था इसमें, स्विंग भी हो रहा था विकेट। ऐसी कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए कितना ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा? आगे आईसीसी का इवेंट भी आ रहा है।
देखिए केप टाउन की अगर विकेट की बात करें तो ट्रेडिशनली आपको पता है ये ज्यादा सूट करती है फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट है, वहां पर बॉल स्विंग भी काफी होता है। और मजे की बात ये थी कल के मैच के अंदर आप देखें बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो फुल रिदम और रिवर्स स्विंग करते हुए नजर आए। ये खत्म हो चुका था एलिमेंट, हम में से आपको पता है बहुत ज्यादा बात करते थे कि यार रिवर्स स्विंग हमारा आर्ट था वो किधर खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी बॉलर्स नजर नहीं आते थे। बहुत अरसे के बाद कल आपकी टीम ने 300 प्लस स्कोर भी देखा, कल पाकिस्तान टीम ने किया है। अब काफी आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं 8-9 महीने के बाद आपने स्कोर देखा 300 से ऊपर किया है। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हो तो ये थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट है सिनेरियो, क्योंकि अगर हम अपनी टीम को देखें तो हम ये बात जरूर करते हैं कि यार 250-260 पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल जिस वक्त मॉडर्न एरा चल रहा है वहां पर आपको पता है 350-325 नॉर्मल चल रहा है ओडीआई में, तो उस थिंकिंग प्रोसेस पे आपको जाना चाहिए। लेकिन जो ये आपने पीक पकड़ी है राइट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है और उन कंडीशंस में कर रही है जहां पर टफ कंडीशंस हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिकेट बोर्ड के अंदर पैदा हुई थी टीम के अंदर, कल एक जेलस स्पॉट आपको नजर आ रहा था जब वो कहते हैं कि जिस वक्त आप मैचेस जीत रहे होते हैं और तगड़े मैचेस आप जीतते हैं तो आपकी टीम जेलअप स्क्वाड जब तक ना तब तक आप नहीं जीतते टूर्नामेंट्स, तो कल आपको नजर आता है। और इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से कि आपका स्क्वाड जेलअप हो, आपकी बेंच लाइनअप तैयार हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा खुद भी इस चीज को एग्री करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट और खास करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाना चाहता कि साल सवा साल पहले हम लोग तैयारी करें बड़े टूर्नामेंट्स की, हम लोग कहीं करीब जाके टूर्नामेंट्स की तैयारी करते हैं। आज भी थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लूप होल आपको नजर आता है। अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा मौका मिल चुका है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रहे अब्दुल्ला शफीक, तो प्रेशर जरूर ओपनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर है। लेकिन लेट्स सी, फखर जमान की बात हो रही है कि शायद उनको चैंपियंस ट्रॉफी में वापस इंक्लूड किया जाए, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि जब तक आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगी आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि प्लेइंग 11 के दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि यार मेरे बैकअप पे प्लेयर्स मौजूद हैं, मेरी जगह लेने के लिए तैयार है, मुझे परफॉर्म करना है और मुझे टीम में रहना। और आपका बॉलिंग यूनिट स्पेशली जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही थी, लोगों ने तनकीद भी की कि शाहीन को आप टेस्ट मैचेस नहीं खिला रहे, हमें समझना पड़ेगा कि वो आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, आपको उनको सेव करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप नहीं चाहोगे कि वो बीच में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और वही मसला हो जो आपने इंग्लैंड वाला जो फाइनल था हम लोग। ये बताइए चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें हम, क्या चीजें हमें रखनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और क्या चीजें हमें बॉलिंग स्ट्रैटेजी है वो लाइनअप है उसको चेंज करना चाहिए? देखिए स्पेशली अगर आप चलें बॉलिंग यूनिट है तो आपको ऑस्ट्रेलिया मैचेस की बात करें, साउथ अफ्रीका के उन्होंने अपना जो काम था बॉलिंग यूनिट को करके दिया, नसीम शन आउट किया, मसला सारा का सारा फिर मैं वही बात करता हूँ आपको अपनी डिपार्टमेंट का है। साइम अयूब आपको बहुत अच्छा सेट बैट्समैन नजर आ रहा है, लेकिन उसके जो दूसरे एंड पे होता है, क्योंकि जिस वक्त आप ओपनर्स की बात करते हैं खास करके पावर प्ले की बात करें तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो दोनों एंड से आपको स्कोर करके दे रहे हैं। एक तरीकाकार आपको पता है इंटरनेशनल लेवल से लेकर आप क्लब क्रिकेट की बात करें तो एक तरीकाकार होता है कि यार एक प्लेयर जो उनको रोटेट तो स्ट्राइक पे होता है, एक एग्रेसिव खेलता है, एक हिकमत अमली से कहते हैं अवैस। बिल्कुल हाँ, हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त भारत से हमें ज्वाइन किया है संजीव कुमार ने, जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। संजीव बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। पहले पाकिस्तान पर कमेंट करते जाएं, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस कल की? साउथ अफ्रीका में सीरीज हमने वनडे हराई और तमाम ही शोबों में बॉलिंग बैटिंग में हमने बहुत आउटक्लास किया उनको, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने और जिस तरह से आपने कहा कि बैटिंग बॉलिंग वाकई ये वहां जाकर ये इस तरह से परफॉर्म करना बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान टीम के लिए। खास तौर से अगर देखें तो पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं रहे थे अपने पाकिस्तान में भी टीम हारी थी बाहर से आने वाली टीमों से, और ऐसा भी था कि अंदरूनी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है टीम के अंदर, बट इस तरह की परफॉर्मेंस जाके और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में अच्छी टीम है, वो भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत इसको कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। संजीव जी ये भी बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी सी बात करते चलते हैं। अब सारी सूरत हाल जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अब वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। अब जहां हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है वो 26 में भी अप्लाई किया जाएगा, क्या कहेंगे? इससे क्या नुकसानात हैं और क्या फायदे हैं? देखिए ये असली मकसद है खेलना, और वो चाहे आप दुबई में खेले, एडिलेड में खेले, बर्मिंघम में खेले या कहीं भी खेले, क्योंकि मैंने कई न्यूट्रल वेन्यू पे भी कवर किया है
लाइक अगर आप देखें तो मैंने बर्मिंघम, जैसा मैं कह रहा था, वहां भी वर्ल्ड कप के मैच में कवर किया है। इसके अलावा आपको एडिलेड में कवर किया है 2015 वर्ल्ड कप था, या फिर मेलबर्न में मैच था। तो जब वहां हम देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान या भारत से बाहर कोई मैच हो रहा है। वहां भी वही सीन रहता है। उसी तरह सुबह से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों झंडे दिखते हैं, दोनों मुल्कों के लोग दिखते हैं और केयर करते हैं। एक न्यूट्रल वेन्यू पर होने का ये एक बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में होता है तो जाहिर भारत से बहुत कम लोगों को अगर वीजा मिलता भी है तो मिलता है, या फिर पाकिस्तान की टीम इंडिया आती है तो वहां से बहुत कम लोग, लिमिटेड लोग ही आते हैं। बट वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों मुल्कों के काफी सारे लोग बाहर हैं जो सेटल हैं और फुल हाउस होता है। टिकट आप देखें तो कुछ सेकंडों में टिकट बिक जाती है और वहां भी वही रहता है और टीवी पर लोग देखते हैं। तो मेरा ये मानना है। अच्छा संजीव, ये भले ही वो कहीं मैच हो। जी संजीव, ये इसमें क्लैरिटी है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो अब नहीं है ना कि अगर 2026 में पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो मैचेस भी भारत में नहीं होंगे और ये रिटर्न में सारी चीजें आएंगी, या कोई इबाम अभी है इसमें? देखिए, पिछले काफी दिनों से, करीब 1 महीने से ज्यादा, बल्कि 2 महीने से ज्यादा, कि हम यही सिर्फ कयास लगा रहे थे कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा, साइन कर दिया गया है, एग्रीमेंट हो गई है। लेकिन ये ऑफिशियली आईसीसी ने कभी नहीं कहा था। आईसीसी ने ऑफिशियली कल ही कहा, और कल जब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और आईसीसी के 5 चेयरमैन इंडिया से ही जय शाह है, तो साफ है कि ये सारी बातें हो गई है। तो तभी जाके आईसीसी ने अपनी तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सारी बातें बताई। तो अगर कोई एक देश एग्रीमेंट नहीं अगर करता, कहता नहीं जी हमें ये पसंद नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रेस रिलीज आने की बात नहीं होती। मुझे यही लग रहा है कि यही बात हुई होगी कि खेलना, मकसद खेलना है, वो सिर्फ इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कहीं और हो। तो ये 26 ही नहीं, 3 साल की बात है। अगले साइकिल में कहा गया है 24 से 27 के बीच जो भी मैच होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट के, तो वो अगर इंडिया होस्ट करता है तो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी और कहीं न्यूट्रल वेन्यू से खेलेंगे, और पाकिस्तान होस्ट करता है तो इसी तरह इंडिया की टीम वहां नहीं जाएगी। राइट। वैसे भी जी अवैस, रिटन स्टेटमेंट आ गई है आईसीसी की तरफ से, जो हम बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे, बिकॉज अफवाहें, बातें तो बहुत हो रही थी। क्या कहेंगे ये सिचुएशन पाकिस्तानी टीम के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग है? बिकॉज ऑब्वियसली हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसके लिए ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होती है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि इंडिया जो उनकी पाकिस्तान में आके खेले, पाकिस्तान के जो इंडियन फैंस है ऑब्वियसली चाहते हैं कि पाकिस्तान वहां पर आके खेले, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था इस दफा। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था, क्लियर कट था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने गिफ्ट की और पाकिस्तान इसको होस्ट करके रहेगा। न्यूट्रल वेन्यू वाले मामले पे आप जैसे वो सवाल भी उनसे कर रहे थे, आज भी आपको पता है डेडलॉक जो बरकरार था वो बेसिकली था कि जो इंडिया के अंदर जो मेजर टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसके अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल्स में पहुंचता है, सेमीज में पहुंचता है, वो कहां पर खेले जाएंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डेडलॉक थोड़ा सा भी शायद थोड़ा सा बरकरार है। उस पर नेगोशिएशन चली, लेकिन वो आगे का आपको पता चैप्टर है। लेकिन एक अच्छी जीत पाकिस्तान नहीं, वैसे यही कंफ्यूजन आप अभी भी है या नहीं? मेरा सवाल यही था कि देखिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सहाफी आए इस दौरान जब हमने आईसीसी के इस पे बात की चैंपियंस ट्रॉफी पर, तो उन्होंने कहा देखिए हालात तो वाकयात का किसे पता है, आपने कोई कमिटमेंट कर दी, 3-4 महीने बाद हालात कुछ और होते हैं तो उसके हालात के मुताबिक फैसला होता है। तो जब तक कोई रिटर्न में कोई चीज ना हो कि आईसीसी को अमल दरामद कराना है फिर इस पे। देखिए, 2 चीजें हैं। जब आप रिटर्न की बात करते हैं, जब लास्ट टाइम जो एक चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जो रिटर्न कमिटमेंट ली थी वो ली थी अपना एक ब्लैंक पेपर के ऊपर। मसला सारा का सारा था कि रिटर्न डॉक्यूमेंट, और वो भी अपना, जब आप लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं क्योंकि चैलेंजेबल होता है, उसके ऊपर सारे साइनिंग आउट्स लिए गए हैं। 2 खबरें वहां से आ रही थी आईसीसी हेडक्वार्टर से। एक ये था कि इंडिया बाजिद है अभी भी के जो फाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल इंडिया में, वो इंडिया में ही खेले जाएं, हम बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे जाके नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने इसके ऊपर पूरा प्रेशराइज किया हुआ है। दूसरे जो नेशन है, होस्ट नेशन, यहां तक पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी इस दफा के लिए, और आपको अप्रिशिएट मैं कहा ना करना पड़ेगा हमें क्रिकेट बोर्ड को
कि आपकी लाइजॉनिंग बड़ी करीब थी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। उन्होंने भी कहा है कि अगर आप इसको एक तरफा लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि जी इंडिया अगर फाइनल्स में पहुंचता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा जो सूरत हाल है इस दफा कि वो पहुंचे फाइनल्स के अंदर, आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान का क्या भाई इतना मसला आपको पड़ा हुआ है कि जी आप कह रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल इंडिया में ही खेला जाएगा, उस पे अभी भी डेडलॉक बरकरार है, उस पे कोई चीज अभी तक फाइनल नहीं हुई जो मुझे अभी तक खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी भी तलात यही है कि अभी इस पर अभी डेडलॉक है, क्लैरिटी इस बारे में नहीं है, लेकिन खैर एक पीसीबी की बड़ी अचीवमेंट है, इसको कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया संजीव कुमार साहब, आपने हमें वक्त दिया भारत से, और अवैस हमारे साथ थे पाकिस्तान से, उन्होंने सूरत हाल पर अपना तज्जिया दिया। मेरा इस वक्त केक खाने का दिल चाह रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह। पता नहीं क्यों चाह रहा है, पता नहीं क्यों चाह रहा है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अनफोर्सीन अफसोसनाक हादसा हुआ है, यूनानी कश्ती का हादसा। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हादसा होते रहे इस तरह के। यूनान कश्ती हादसे में तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया है। जाबाक पाकिस्तानियों की तादाद 40 तक पहुँच चुकी है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने वस्ती पंजाब के अजला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और ये नेक्सस को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं, पहले हम पैकेज देखेंगे। जी बिल्कुल, एक पैकेज है, हम वो देखते हैं, फिर हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, बेरहम लहरों की नजर। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। कोस्ट गार्ड हुकाम ने समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। तमाम लापता अफराद मुर्दा करार। जामहाक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। सिर्फ 7 अफराद की लाशें निकाली जा सकी। 11 दिसंबर को लीबिया से यूनान रवाना होने वाली 3 कश्तियां हादसे का शिकार हुईं, जिनमें कुल 87 पाकिस्तानी सवार थे। पहली और दूसरी कश्ती में मौजूद तमाम अफराद को बचा लिया गया। तीसरी कश्ती से 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिली, जिनमें से 4 की शनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई। 5वीं लाश की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। डंकी लगाकर यूरोप जाने के ख्वाब ने खानदान उजाड़ दिए। 2 नौजवानों हैदर अली और मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक कामोकी से है। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एजेंट साढ़े को मजीद पैसे मांग रहे हैं। वजीराबाद के 2 सगे भाई वकास और वकार शायद कभी लौट कर नहीं आएंगे। जो लास्ट उनकी एक मैसेज आया वो लीबिया से जो आगे जा रहे थे यूनान, और उन्होंने बोला कि हम जो है वो कश्ती में सवार होने लगे हैं, तो दुआ कीजिएगा कि हम हैरियत से दोनों भाई वकास और वकार। उसके बाद जो है वो किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ उनका अभी तक। पसरूर का 16 साला नौजवान अवैस और गुजरात का 20 साला नौजवान एहसन भी मौत की वादी में चला गया। देखिए क्या क्या कहानियां हैं, लोगों की कहानियां हैं। बिल्कुल, इस पर हमारे साथ गेस्ट हैं, कौसर अब्बास साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान से ये लोग कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर दुबई या मिस्र और फिर वहाँ से आगे लिबिया पहुँचते हैं, जिसके बाद उनका गैर कानूनी सफ़र एक्चुअली शुरू होता है। पाकिस्तानी हुकूमत और जो हुकाम हैं इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रिकरिंग सिचुएशन है जो हम देखते रहते हैं बार बार। सजाद साहब, जी सजाद साहब आप फरमाइएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, पहली जिम्मेदारी तो बेसिक जिम्मेदारी जो सारी की और उनके वालिदैन की है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और जी और रिस्क लेने से ग्रेज करें। सिग्नल्स डाउन है, इंटरनेट डाउन है, कहीं स्लो चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है वैसे काम करने में। कौसर अब्बास साहब, आप बताइएगा
कि ये जो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाकयात होते रहे हैं। इनकी रोकथाम आखिर क्यों नहीं होती है? क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये वाकई में कोई पहला वाकया नहीं है और बेसिकली जो हाईलाइटेड वाकयात हैं वो चंद वाकयात होते हैं जो पिछले साल आपने देखा कि तकरीबन 400 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो ग्रीस की ही एक किश्ती में जो है वो डूब गया था और उनकी अपनी जान से जो है वो की बाजी से हार गए थे वो लोग। इसी तरह जो अभी वाकया हुआ इसके अंदर भी तकरीबन 40 पाकिस्तानी तो ऐसे हैं कि जो मतलब जिनका पता है हमें कि वो लोग उनकी डेथ्स हुई हैं। इसी तरह के वाकयात जो है वो शायद हर रोज हो रहे होते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते या वो सामने आते नहीं है या वो इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये देखें, जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे नौजवान हैं उनकी शायद सबसे बड़ी गलती तो अपनी होती है कि वो लोग इनके झांसे में आते हैं और उसके बाद इन एक शॉर्टकट के चक्कर में उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और वो लोग जो हैं इस तरह की शॉर्टकट्स वेज अडॉप्ट करते हैं और उसकी वजह से वो अपनी जान को भी गंवा बैठते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, अपनी जो सारी जमा पूंजी जमा करके इसके ऊपर खर्च करते हैं और उसके बाद जो है वो कोई उनका फ्यूचर नहीं होता। और एक जो परसेप्शन है इस माइग्रेशन के हवाले से, देखिए माइग्रेशन जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है। वो चाहे किसी भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहे वो उसका राइट है, लेकिन उस माइग्रेशन के राइट के साथ साथ जो रेगुलर माइग्रेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के कानून को फॉलो करते हुए वीजा के थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है वो माइग्रेट करना, उससे जो है वो मसाइल कम होते हैं। और जो एक परसेप्शन है कि पता नहीं हम पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये बड़ी गलत परसेप्शन है। वहां पे अगर वो चंद लोग पहुंच भी जाते हैं तो वहां पे इरेगुलर जब लोग जाते हैं उसके बाद वहां पर जब उनको इलीगल तरीके से एज अ इलीगल इमिग्रेंट रहना पड़ता है तो उनको बड़े मसाइल का शिकार होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको प्रॉपर रिहाइश की जगह नहीं मिलती। एनफोर्समेंट से चुपते फिर रहे होते हैं। सीरियस नौयत की सिचुएशन है। सजाद साहब ये बताइएगा, अभी भी इतलात के मुताबिक लिबिया में इस वक्त भी 5000 पाकिस्तानी समंदरों की सफर के लिए तैयार है, तो ये बेरहमी हम कब रोकेंगे और इसको नजरअंदाज क्यों किया जाता है इस तरह? देखिए, हमारा सबसे पहले एक विल पावर होती है किसी मामले को टैकल करने के लिए, दुनिया सारी करती है अपने अपने ममालिक के हिसाब से। सऊदी अरेबिया में लोग जाते थे, इलीगल वहां रहते थे, उम्र की वीजे पे चले जाते थे और वहां इलीगल स्टे करते थे। उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, यहाँ तक उन्होंने किया कि हमें उन्होंने बताया कि आपके इतने अफगानी आपके पासपोर्ट लेके आए। फिर अभी रिसेंटली जो ईरान और इराक में जियारतों के वीजे शुरू हुए तो वहां पे तभी भी मैंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे कहा था कि ये वीजा तो अब फ्री एंट्री तो मिल रही है लेकिन इसका आगे फर्दर जो होगा इसमें इलीगल इमिग्रेशन भी शामिल हो जाएगी। और वही हुआ कि अभी जब इराक में पहुंच जाते हैं, इराक से आकर लीबिया पहुंचना बहुत उनको ईजी हो जाता है और इराक तक तो उनके लिए सिंपल एंट्री है। इराक से आगे जाना जो है, अब कितने हजार इराक पहुंच चुकी हैं और वापस नहीं आए, एक और इशू है कि इस पे भी कोई रिसर्च की जाए कि इराक वीजा पे कितने लोग गए हैं। और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, रिलीजियस अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, सबकी जिम्मेदारी है। और लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि जब तक ऊपर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई सख्ती ना हो तो नीचे कोई बंदा एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। पहले भी कमेटी बनी, इंक्वायरी हुई, उसकी रिकमेंडेशन हुई, नोबडी नोज कि उसका हुआ क्या। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रूव किया लेकिन आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन को नहीं हुई। अभी फिर ये सजाद साहब और कौसर अब्बास साहब, हम आपको माजरत करते हैं, एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है, आप हमारे साथ संगे कहीं मत जाइएगा नाजरीन, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद बिल्कुल ऐसे कौसर अब्बास साहब हैं, सजाद मुस्तफा साहब हैं। सर साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे यहाँ और ये सवाल भी लीजिए मेरा कि देखें ये जो नेक्सस है ना, आप ठीक है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें मालूम है कोई भी जुर्म हो
उसमें यही सामने आता है निकल के कि ब्लैक शीप्स यानी काली भेड़ें होती हैं इदारे के अंदर जो जिनकी मिली भगत से ये सारे काम होते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप क्या कार्रवाइयां होते देख रहे हैं या नहीं होती जिसकी वजह से ये वाकयात दोबारा होते हैं? सबसे पहले है कि जो भी आज तक आइडेंटिफाई हुआ तो सजा तो किसी को मिलती नहीं है। जो अगर कोई एजेंट्स हैं तो एजेंट्स को भी कितने एफआईआर दर्ज हुई और क्या एफआईआर जो हैं जो स्पेशली जो इन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं, जहां उनको मौत का खतरा होता है, वहां तो बहुत सख्त सजा है, सजा मौत तक भी चली जाती है। और क्या उनको इन सेक्शन में सजा हुई या उनके केस अंडर दिस सेक्शन प्रोसेस हुए और कितने एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे, कितना नेक्सस था, कहाँ लोकल कितने थे जो वहां बैठे हुए हैं। वहां भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो लीबिया में बैठे हुए हैं, चाहे वो इराक में बैठे हुए हैं, चाहे वो दुबई में बैठे हुए हैं, तो वो भी पाकिस्तानी ही हैं और जो इसको हैंडल कर रहे हैं। तो क्या हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या कितनों को आज तक सजा हुई? क्या हमने कोई डाटा बनाया कि आज तक इतने केस थे, इतने डिपोर्टीज आए, इतने मगर सजाद साहब कमेटी तो बनी थी, तो क्या उस कमेटी का कोई रिजल्ट, कोई फॉलो बैक कुछ भी नहीं हुआ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, यही उस टाइम पीडीएम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे मियां शहबाज साहब, और कमेटी बनाई। एक अच्छे ऑनेस्ट अफसर थे डॉक्टर एहसान सादिक, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई की, काफी चीजें आइडेंटिफाई की, लेकिन अगर और उसको प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको अप्रूव किया सारी रिकमेंडेशन को और फिर नीचे कन्वे भी कर दी गई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो सर आप बताइएगा, क्या डेटा कोई मौजूद है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कवानीन क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट किया जाता है लोगों को, नहीं किया जाता? कितने लोगों को सजाएं हो चुकी हैं? आपका डेटा क्या बताता है? देखिए, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों को सजाएं हुई। यही तो मैं पहले अभी कह रहा था कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसी कमेटी बनाए जो डेटा भी तो देखे ना, कि भाई अगर पिछले 5 साल में 10,000 डिपोटी आया है, 5,000 डिपोटी आया है, आपने 5,000 एफआईआर दर्ज की हैं, 5,000 एफआईआर में कोई 4,000, 5,000 या 10,000 एजेंट इन्वॉल्व था, तो वो एजेंट के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका रिजल्ट क्या हुआ? राइट। क्या उनको जो है वो वही बात है कि दर्ज होने के बाद कोई वो नहीं है। अच्छा अब्बास साहब, ये बताइए, गुजरात से जेहलम तक ह्यूमन स्मगलिंग के हॉटस्पॉट्स हैं, इदारे और हुकूमत उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रही? क्यों नाकाम हो जाती है इसको आइडेंटिफाई करने में और इसकी जो रेप्रिकॉशंस है उसको देखने में? जी अब्बास साहब। देखिए जी, इस पे बहुत अच्छा लॉ बना हुआ है 2018 का लॉ इसके ऊपर बना हुआ है, जो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बड़े मसाइल हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ वफाकी सतह के ऊपर नहीं होनी, इम्प्लीमेंटेशन जब तक ग्रॉस रूट लेवल पे नहीं होगी, जब तक प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑन बोर्ड नहीं होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाएगी। अभी रिसेंटली हमने एसएसडीओ के प्लेटफॉर्म से एक एफर्ट की और हमने पंजाब के अंदर एक स्पेशल कमेटी बनवाई, पंजाब असेंबली के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, और उसका पर्पस यही है कि ये जो लॉज बने हुए हैं, चाहे वो वफाकी लॉज हैं, लेकिन उसको ग्रॉस रूट लेवल तक इंप्लीमेंटेशन करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, लोकल स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रैफिकिंग इन पर्संस कमेटीज बनाई गई, उनको लिंक किया जाए विद द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एज वेल, और उसके साथ साथ उसकी एक सर्वेलेंस की जाए। देखें, अगर गुजरात के अंदर से या मंडी बाहुदीन के अंदर से या किसी भी जिले के अंदर से 100, 200, 400 बंदा रिक्रूट हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग, तो आखिर ये प्रोसेस कहीं ना कहीं तो चल रहा है ना। अगर हमें हमारी सर्वेलेंस इतनी अच्छी हो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतनी तो कम से कम आगाही रखते हैं कि उनके जिले के अंदर कौन सी, यही तो बिल्कुल सवाल है कि ग्रास रूट लेवल पर इतनी सर्वेलेंस, अगर आप दीगर चीजें देखें तो सर्वेलेंस तो इतनी ज्यादा है कि आप अपने घर से निकल के कोई काम करते हैं या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं, फौरन लोग पहुंच जाते हैं कि भाई आप गैर कानूनी है और चीज है, लेकिन इन मामलात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा उस तरीके से। कौसर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सजाद मुस्तफा बाजवा साहब,
अभी राइजन शाह में देखिए वही बात है कि बड़ा एक बुफे टेबल बना हुआ है कि किस चीज पे लॉ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और किस चीज पे नहीं होनी, और कोऑर्डिनेशन नहीं और है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान का कितना बुरा इमेज जाता है इस चीज को बिल्कुल ऐसा ही लेके। है। और वही बात है कि जी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी लॉज की बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक पे एक बार फिर हम जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जो ओवरसीज़ में होते हैं और उनकी जर्नीज़ क्या होती हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जर्नी के बारे में बात करें। जी तो हमें आज ज्वाइन किया है अफान शाहिद ने, माहिर तालीम है, यानी एजुकेशन कंसल्टेंट, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। भैया आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहां एजुकेशन सिस्टम अनबिलीवेबल है और बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ एजुकेशन है। जो भी सिलेबस है, जो वो प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को समझाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। क्या चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में जो आप पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्टली जैसे कि आपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग को ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट किया जाता है। अगर आपका किंडरगार्टन से आपका चाइल्ड स्टार्ट होता है और हाई स्कूल आने तक उनके लिए लाजमी है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिव थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्सेज को लाजमी उनके लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया के चंद बेहतरीन सिस्टम्स में आता है और इसकी वजह यही है कि जो आप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग है, आप किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करते। यहाँ पे प्रॉपर काउंसलर्स हैं, पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग की जाती है ताकि हर बच्चा जिसकी इंडिविजुअलिटी है और उसकी इनफरादियत है वो कायम रहे। आप इसी वजह से देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो स्पोर्ट्स हैं, जो जैसे क्रिकेट हो गया, चाहे स्विमिंग हो गया, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के टॉप 3 मुल्क में होता है। जी। इसी यही रीजन है कि ग्रास रूट लेवल से ही इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। जी अच्छा, ये बताइए कि ठीक है एजुकेशन सिस्टम तो आइडियल है, जबरदस्त है वहाँ का, लेकिन जो रॉ ब्रेन यानी है वो पाकिस्तानियों का आपने कैसे देखा? क्योंकि अक्सर मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, सरवत की भी, कि पाकिस्तानी जो है ना बहुत तेजी से उनकी जो इंटेलेक्ट है या फिर वो चीजें पिक करने का जो उनका एक तरीका है, शायद हमारे हालात वाकयात ऐसे हैं कि हम जल्दी सीख जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो आपने कैसे कंपैरिजन किया, तकाबुल किया ऑस्ट्रेलिया में बैठकर पाकिस्तानीज या फिर वहाँ के ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स किस तरह आगे बढ़ते हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि बड़ा नाजुक टॉपिक भी है, क्योंकि हमारे जो फेलो पाकिस्तानीज हैं वो इससे नाराज हो जाते हैं और जो हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, वो भी इससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमारी कुछ रूट्स प्रॉब्लम हैं। स्टार्टिंग बच्चे से जब हम बच्चे को तालीम के साथ उसको स्टार्ट करवाते हैं स्टार्टिंग से ही, तो हमें पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं कि ये जो किड है, जो बच्चा है, वो फ्यूचर में क्या इसका मुस्तकबिल होगा। वो उसके पेरेंट्स जो उसके साथ गार्डियन होता है वो पहले से तय कर लेते हैं। जो बच्चे की एबिलिटी है, कुछ हर अल्लाह पाक ने हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को डिफरेंट एबिलिटी के साथ पैदा किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर जो स्टूडेंट है, हर बच्चा है, वो एक ही आप टक्कर पे चल पड़े। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बच्चे की एबिलिटी को पहले पहचानें और फिर ही उस पर डिसाइड करें कि उनका फ्यूचर किस तरह से बनेगा। बिल्कुल जी अफान, आपने बहुत अच्छी बात की है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिलेबस में प्रैक्टिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करें। थैंक यू सो मच अफान। बहुत कम वक्त होता है हमारा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पीछे नहीं छोड़ें। तो एक छोटी सी ब्रेक पे हमने बिल्कुल जाएंगे, ब्रेक पे वापस आएंगे और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको एक बहुत ही अनबिलीवेबल और थोड़ी सी सैड भी है बट होपफुल इवेंट के बारे में भी बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा, साल 2023 में पाकिस्तान में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तशवीशनाक इजाफा है। बच्चों के अगवा के 1833 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं
इनमें लापता बच्चों की जो तादाद है वो 330 थी। बच्चों की शादियां कराने की तादाद 29 थी, जिनमें 27 लड़कियां और 2 लड़के भी शामिल थे। बच्चों के अगवा और पुरस्कार तौर पर लापता होने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रवां बरस 2184, जी हां, 2184 वाकयात में से सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की थी और इस साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हुए। 950 से ज्यादा बच्चे मिल चुके हैं, जबकि 250 से ज्यादा बच्चे और बच्चियों के वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये तलाश कौन करते हैं? खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार कुछ लोग भी हैं ऐसे। बिल्कुल जी, वही लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। रोशनी हेल्पलाइन से मोहम्मद अली सरबराह है रोशनी हेल्पलाइन के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और फिर हमारे साथ नन्हे मुन्ने अली अहमद भी मौजूद है और अली की दादी भी मौजूद है, सकीना बीबी। और अली की कहानी बड़ी बहुत ही ऐसी कहानी है, unbelievable है। अनबिलीवेबल कहानी है। दादी भी बताएंगी और अली भी बताएंगे, लेकिन पहले आवाज। जी मोहम्मद अली साहब, पहले तो सबसे पहले ये हमारे नाजरीन को बताएं कि रोशनी हेल्पलाइन है क्या और ये किस तरह फंक्शन करती है। जी शुक्रिया आपका। देखें, रोशनी हेल्पलाइन पाकिस्तान की एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट इदारा है, एक एनजीओ है जो कि डेडिकेटेडली मिसिंग चिल्ड्रन की तलाश के लिए काम करते हैं। हमने सन 2000 में काम शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है आज हम 11,700 से ज़्यादा बच्चे तलाश करके वालिदैन को हैंड ओवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन रहता है पुलिस के साथ काम करने के हवाले से। इसके अलावा हमारी बड़ी रिसर्चेज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में अगर आपको स्टेट्स अगर देखने आदाद शुमार तो वो सिर्फ रोशनी हेल्पलाइन के पास से नज़र आएंगे आपको। अच्छा। तो ये एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हमारे काम की पजीराई हुई है। और अब तो बाकायदा ये सफ़र आपका शुरू कहाँ से हुआ, यानी कब आपको ये ख्याल आया कि ये वाक़या था? देखें, सन 1999 में एक शख्स था जावेद इकबाल, जिसने लाहौर में ये क्लेम किया था कि उसने 100+ बच्चों को बिल्कुल ज़्यादती के बाद कत्ल किया है। तो मुझे बड़ी वो थी कि ये ऐसा हो रहा है, तो मैंने जाके वहाँ पे बाकायदा जेल में उससे मुलाकात की। राइट। और मुलाकात करने के बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि 100 बच्चों से ज़ायद जो कत्ल हुए किस तरह से हुए, हाउ पॉसिबल कैसे हुआ। तो मुझे एक बड़ी काम की बात ये पता चली वहाँ से, और वो ये था कि अगर बच्चा वालिदैन से चाहे घंटों से, मिनट से, महीनों से, सालों से अगर वो लापता है, दूर हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चा मिसिंग चिल्ड्रन है। अगर वो मिसिंग चिल्ड्रन है तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जावेद इकबाल जैसे जराइम पेशा नासिर के हत्थे चढ़ सकता है, किसी नदी नाले में गिर सकता है, उसको ट्रैफिक किया जा सकता है, उसको सेक्सुअली असॉल्ट के लिए उठाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जब हमने काम स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का इशू जो है वो सीवियर निगलेक्ट इशू था। तो हमारी कोशिश ये थी जब मैंने इदारा बनाया कि इस मिसिंग चिल्ड्रन इशू की सेंसिटिविटी और इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करें हम। देखिए, जब हम ये काम स्टार्ट किया तो फिर हमसे लोगों ने ये तवक्को की कि आप बच्चों की तलाश का भी काम करें, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त यूनिक स्ट्रेटजी है। इस वक्त भी हम क्लेम करते हैं कि अगर आपके पास कोई पोस्ट आ जाए व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी जो बच्चा गुम है, आप हमसे शेयर करें, हम चंद घंटों में उसका रिजल्ट बताएंगे। और हम कैसे शेयर कर सकते हैं आपसे? आपकी हेल्पलाइन का नंबर देखिए, हमारे एक हेल्पलाइन नंबर है 4 डिजिट का 1138, जो विदाउट कोड के डायल की जा सकती है अपने मोबाइल से। 1138 1138। इसको हम चलवा भी सकते हैं अगर तो हम चलवा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जब आप राब्ता करते हैं तो हमारे कॉल सेंटर से फौरी तौर पे एक्सपर्ट्स लोग आपसे बात करना शुरू करते हैं, डिटेल्स लेते हैं। फिर हमारे 9,500 से ज़ायद लोग जो पूरे पाकिस्तान में एज ए वॉलंटियर फोकल पर्सन्स हैं हमारे, एक नेटवर्क है पूरा उस ग्रास रूट लेवल का। तो वो उस बच्चे की तलाश में काम शुरू करते हैं। और वो बाइक्स पे होते हैं हमारे वो बाइक्स का एक अलग प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम कहते हैं रोशनी ऑन व्हील्स। रोशनी ऑन व्हील्स जो है अमूमन ये होता है कि ये कराची के लिए हमारा एक महदूद प्रोजेक्ट है कि कराची की बहुत ही, आपको पता है, मिसिंग चिल्ड्रन का इशू जो है वो 99% मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता है, गरीब मुतवसत, बिल्कुल। यस, तो ये ज़्यादा लो इनकम एरिया से ताल्लुक रखता है। तो बेचारे एक एक कमरे का घर होता है। जब हमें वालदा से बात करनी होती है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं कर लें तो हम अपना लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं करते। वहाँ जब बात करते हैं तो वो माहौल नहीं होता है, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सबके सामने नहीं करना चाहते। तो वो हमारा एक रोशनी ऑन व्हील की पूरी गाड़ी है, उसमें ऑफिस बना हुआ है, उसमें पुलिस ऑफिसर साथ होता है हमारे, वो ऑन द स्पॉट जाती है, वही डिसीजन लेते हैं। हॉट स्पॉट्स की बात भी करते हैं, जराइम की बात भी हर जगह। आपने कौन से, कराची में खास तौर पे या हैदराबाद में
कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहां से ज्यादा कंप्लेंट्स आपको आती है रेगुलर बेसिस पे कि बच्चा लापता हो गया है? देखें, ये फ्लैक्चुअलिटी रहती है ना पूरे साल में। अगर आप देखें कि रवां साल के अंदर जी हमारे पास टोटल जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं अक्टूबर तक, वो 2351 केसेस हैं। ठीक। और इसमें अगर जेंडर वाइज देखें तो मेल चाइल्ड तकरीबन 2000 के करीब है और फीमेल चाइल्ड 431 है। इसी तरह से अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो सिंध में 750 है, पंजाब में कोई 1500 के करीब केसेस हैं। नंबर बहुत बड़े हैं मतलब। इसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है, और मेरे ख्याल में जिस पर गौर करने की बात है हमारे रेलेवेंट इदारों को भी, कि इस वक्त मेल चाइल्ड बहुत ख़तरे पर है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनकी गुमशुदगी बढ़ रही है। वो इस्तेमाल हो रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी, वो इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रैफिकिंग के लिए भी, वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी। तो ये है कि इस वक्त अगर आपका बच्चा 11, 12, 13 साल का है, अगर आपने उस पर नज़र ना रखी तो कुछ पता नहीं, उसको आप बिजी नहीं रखेंगे तो कोई और बिजी रखेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ भी मौजूद हैं अली अहमद। अली, आपसे हम पूछते हैं कि आपके साथ क्या ये जब वाकया हुआ, आप किधर थे, आप खेल रहे थे, आप किडनैप हुए और फिर 360 तकरीबन एक साल के एक साल बाद आप रिकवर हुए, तो बताइए क्या हुआ था? मैं अपने वालिद के साथ गाँव पंजाब हैदराबाद गया था। उधर हम दादा के दरबार में बैठे हुए थे ना, तो अब्बू ने बोला मैं आ रहा हूँ। फिर वो मैं इधर उधर चला गया पार्क में, तो उसके बाद मुझे पता नहीं लगा। फिर वो एक इदारे वालों ने मेरे पकड़ ले लिया। फिर मैं उससे मुल्तान आया। फिर और आपको गाड़ी में आप बेहोश थे, आप आंखों पे पट्टी थी, कुछ ऐसे नहीं था? ओके। वो इदारे में लेके गए थे। इदारे में लेके गए किसी? और इदारे में कैसे रखते थे आपको? खाना देते थे? क्या काम कराते थे? और भी बच्चे थे वहाँ पे? जी। और काम क्या करते थे आप? काम कुछ नहीं करते, पढ़ाते थे और पढ़ाते थे। अच्छा, वो तो ये तो केस ऐसा है कि इसमें तो किसी लापता बच्चे को इदारे ने देखा, किसी फलाही इदारे ने, और उन्होंने इनको रखा। इस वक्त पाकिस्तान में ट्रैफिकिंग का बहुत जिक्र किया जाता है। हमारी आला अदालतों में भी इस वक्त जिक्र चल रहा है, केस हमारी भी एक रिट पिटीशन चल रही है। तो जब हम ट्रैफिकिंग कहते हैं तो लोगों के तस्वर ये होता है बियॉन्ड द बॉर्डर ट्रैफिकिंग। इस वक्त इशू सबसे बड़ा मसला है डोमेस्टिक ट्रैफिकिंग। जो बच्चे एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे में या शहर में मुंतकिल किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त ट्रैफिक हो रहे हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। तो ये बच्चे का भी इस तरह का ही केस है। बताइए थोड़ा। ठीक है ना? हाँ, अली से तो पूछेगा, इनसे पूछते हैं कि जिस इदारे की ये बात करें तो इदारे से बाजियाब फिर कराया गया और फिर पता चला कि वो इदारा क्या काम कर रहा था? नहीं, देखें, हम चूंकि बहुत स्पेसिफिक मिसिंग चिल्ड्रन पे काम करते हैं, तो पाकिस्तान में जितने शेल्टर्स हैं, जितने थाने हैं, हम सबके साथ 24 घंटे लिंक्ड हैं। राइट। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब को ये बच्चा मिला था। अच्छा। उन्होंने फौरी तौर पे हमें डेटा भेजा। हमने कहा ठीक है, हम इसके वालिदैन की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने इसको रहीम यार खान शिफ्ट कर दिया। रहीम यार खान में रखा हुआ था, लेकिन वो बच्चा फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने कई और इदारों को भी इसका डेटा भेजा, लेकिन किसी से तलाश नहीं हो रही थी। लेकिन ये देखे, उस वक्त जो प्राइम काम था वो ये था कि वालिदैन तलाश करके बच्चे को मिलवा दिया जाए। जी। अब इसके साथ ये साइकिल कोई चल रहा है, कोई अब्यूज का साइकिल चल रहा है, कोई ट्रॉमा चल रहा है, वो बाद में देखेंगे हम। तो जब ये लेकिन उसको पकड़ना जरूरी है ना, कि अगर वो इदारा कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपने ट्रैफिकिंग की थोड़ी निशानदेही की है, तो फिर वो पकड़ा जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं पंजाब सेक्टर में दादी से भी जरा जी कैसे दिन गुजरे वो? सकीना बीबी, आप बताइए, जब अली गायब हुए, जब अली गुम गए, तो क्या हालात वाकयात थे? आप क्या सोचती थी कि मिलेंगे या किससे मदद लेंगे? क्या सोचती थी उस वक्त? ये जब गुम हो गया, मुझे पता चला तो मेरी होश दिमाग में नहीं रहा। सही बात। मैंने कहा बच्चा ना, उसकी माँ ना मैं वहाँ उसका सहारा हूँ। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ ढूंढूंगी? मैं तो बीमार पड़ी मंजी पे, बिल्कुल चरपाई पे। फिर मेरे मेके वाले उधर रहते हैं जी, उनको बोला इस बच्चे की तलाश करो। इनका, उनके घर का इनको नहीं पता था, कहीं चला जाता है। ये वहाँ पे बैठा हुआ था, इसको पुलिस वाले ले गए पकड़ के, इसको दायरे में दे दिया स्कूल के। जैसे मुझे पता चला, मेरे वालों ने बताया, अब उधर जो है ना नहीं मिला इनको, किसी जगह पे नहीं मिला। मैंने वहाँ इनको खर्चा भी भेजती रही, बोलते रहे,
मैंने कहा अब अल्लाह ही है जो वापस उसको दे दे, नहीं तो उसको तो घर का भी नहीं पता, उसको नंबर का भी नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता था इसको। तो ये तो सीधा साधा था बिल्कुल, इसको अभी तक नहीं पता। ये 14 साल का हो गया। फिर रोशनी ने कैसे आप ये रोशनी ने इसलिए इस तरह हमारे लिए आया जब उधर से अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी, इन्होंने हमें तक पहुँचाया। इनके जो टीम है वो हमारी घर तलाश करते करते चले गए गुलशन। ये देखे सर, रोशनी वालों ने, और फिर वो जो रोशनी आपके घर आ गई एकदम, हाँ रोशनी आ गई। बुझ से गए थे आप सब। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, खुशियाँ इमदारों को सलामत रखे, जिनको माओ को बच्चे मिला। मोहम्मद अली साहब, एक बेगम माफिया पे भी जरूर करना, वो याद कराइएगा आप भी। हुकूमती लेवल पे कितना ज़रूरी है इस इशू को हाईलाइट करना, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और वो सपोर्ट आपको मिलना कितना ज़रूरी है? बिकॉज ये नंबर्स जो है वो साल साल एक्सेलरेट कर रहे हैं। देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया तो एक बहुत अशद ज़रूरत थी इस बात की कि कोई कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब जावेद इकबाल ने इतना बड़ा वाक़या किया, उसके बाद भी ये वाक़यात नहीं थमे। ज़ैनब का कत्ल हुआ, फिर जूनिया के वाक़यात देखें आप, अब भी हो रहे हैं वाक़यात। होना तो ये चाहिए था कि जावेद इकबाल के इकरार के बाद एक कोई कानून साजी हो जानी चाहिए थी, ना कि सिर्फ मजम्मती करारदादों तक बातें रहती। सही बात। अब सिर्फ बात यह है कि हमने इसकी कोशिश शुरू की सन 2012 से, और अल्लाह का शुक्र है हमने जो लॉबिंग की, जो हमने कोऑर्डिनेशन डेवलप किया पुलिस के दरमियान, लेजिस्लेटर्स के साथ बातचीत शुरू की, तो उसके बाद हमारी एक आइनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है इस वक्त भी, आइनी बेंच सुन रहा है। ये 2018 में दाखिल की थी। उसी की नतीजे में हमने एक कानून पास करवाया, हमारा उसमें बड़ा रोल रहा हमारे इस पिटिशन की वजह से। उसका ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 वो बहुत डेडिकेटेड है। वरना होता ये है कि जब ये कानून नहीं था तो पुलिस वाले ये कहते थे कि माँ ने आके ये नहीं बताया कि किसने अगवा किया, तो हम तो नहीं तलाश करेंगे। तो हम ये कहते थे कि तुम बैठ के बात तो करो, तुम अपनी इंटेलिजेंस तो यूज़ करो उसके लिए। बिल्कुल। तो बात ये कि वो जो माइंड सेट है ना कि जब मोहम्मद अली भाई ये 13-14 साल की लड़की गायब है, आप क्यों हम पे जोर डाल रहे हैं इसकी FIR के लिए, थोड़ा सब्र करें, इसका निकाहनामा आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप सब्र करें, निकाहनामा का सब्र आप इंतजार कर रहे हैं, अगर इसकी डेड बॉडी आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? सही बात, बिल्कुल। तो ये माइंड सेट हमने चेंज कर दिया पाकिस्तान में। हम ये कानून लेके आ गए। अब मिसिंग चिल्ड्रन का इशू पाकिस्तान में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर जिस ऑफिसर ने उसको अवॉइड किया उसको सजा भी है, उसको फाइन भी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा मोहम्मद अली भाई कि ये यानी जो यहाँ पे एक नेक्सस हम देखते हैं, बेगम माफिया बहुत ज्यादा सरगर्म है, और यहाँ भी जो किडनैपिंग होती है इसकी वजह से बच्चों को लाके और फिर भीख मंगवाना, यहाँ कोई हाथ डाला है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, कोई पकड़ा है, उनको देखा है? हमें ऐसा लगता नहीं है। देखें, हम चूंकि काम करते हैं पुलिस के साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन में, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है पुलिस, और उसको अवॉइड करके आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और मैं बरमला ये कहता हूँ कि पुलिस हमारा सबसे बेस्ट पार्टनर है, रिस्पॉन्ड करता है। और अगर हम सिंध पुलिस का देखें तो कदरे हालात बेहतर है यहाँ पे रिपोर्टिंग के हवाले से। अभी तफ्तीश में इश्यूज हैं, तो अगर जिस दिन पाकिस्तान पुलिस और मुतलका इदारों ने इसको मेन स्ट्रीम इशू समझ लिया, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर कोई बेगर माफिया नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर कोई अब्यूज करने वाला नहीं रहेगा, फिर कोई जावेद इकबाल पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। जब आप इसको मेन स्ट्रीम इशू नहीं बनाएंगे, और मैं आपको बताऊं कि जब आप मिसिंग चिल्ड्रन इशू को एड्रेस नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो पाकिस्तान से चाइल्ड अब्यूज को आप काउंटर नहीं कर सकते। मोहम्मद अली साहब, ये भी हम देखते हैं कि जो किडनैपर्स हैं उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। एक किडनैपर्स, मतलब अभी कुछ ही अरसे पहले हिलाल पार्क में एक बच्चा किडनैप हो रहा था और उसको पकड़ा गया, शोर मचाया, उसको पकड़ लिया। अब वो कहाँ है, उसके साथ क्या है, उसका क्या गिरोह है, कुछ नहीं पता हमें। और वो गिरोह के पास हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो रेकी करते हैं। पेरेंट्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है कि वो अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चों को रखें? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसे लोग, ऐसे सेक्सुअल मैनिक लोग, ऐसे दरिंदे जो माशरे में फिर रहे हैं, और मैं देखें लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं,
उसकी हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं, आप ट्रैकर लगाते हैं, उसके खड़ा करने की जगह बनाते हैं, अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स को बैंक लॉकर में रख देते हैं, लेकिन आपकी सबसे कीमती दौलत आपकी औलाद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से आप बिल्कुल गाफिल हैं। आप बचत बाजारों में देखें, माँ किधर जा रही है, बच्चा किधर जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे लोग दंडनाते फिर रहे होते हैं जो ऐसे बच्चों की ताक में होते हैं जो किसी अडल्ट सुपरविजन में ना हो, और वो फिर ले जाते हैं उन्हें उठा। तो ये बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से, खास तौर पे वो बच्चा जो आपका डिपेंडेंट है, जी बिल्कुल, या तो उसको ले जाएं अगर मजबूरी है, और अगर ले जाना मजबूरी है तो उसका बहुत इतना ख्याल रखें, शायद अपनी शॉपिंग से ज्यादा। भाई अली, मुझे बताओ, मैच देखा, क्रिकेट देखते हो? कल का मैच देखा था? नहीं देखा। पाकिस्तान किसके फैन हो? जीत गया बाबर आजम के बाबर फैन। बाबर आजम पता है कल इतना जबरदस्त खेला है, 80 रन तक बनाया उसने। बेहतरीन। सकीना सुना यार, अच्छी बात है। हम आपका बेहद शुक्रिया करते हैं कि आप आई, और आपकी वजह से, मोहम्मद अली साहब की वजह से, अली अहमद की वजह से इतने सारे बच्चे और माँ बाप ये शो देख रहे हैं, और उनके जहन में ये बात जरूर आई है कि अपने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। देखिए, मजीद कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जो मोहम्मद अली भाई से हमारी बात हुई है, हम यही समझ सके हैं कि अगर ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगी ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इनके साथ, और वो जो हमने कहा कि बैगम माफिया है और दीगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला बहुत ज्यादा, तो इनके ऊपर अगर हाथ डाला जाएगा, कानूनी तौर पर कानून के शिकंजे में लिया जाएगा, तो फिर ये वाकयात भी कम होंगे। बिल्कुल जी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अनबिलीवेबल कंटेंट हमारे पास है, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। पक्के दोस्त, जैसे मैं और आप पक्के दोस्त हैं। अब हम बात करेंगे अनबिलीवेबल कंटेंट की, जो बच्चों से रिलेटेड कंटेंट। बहुत सालों से ज़ुहैब हम देख रहे हैं कि बच्चों का कोई कंटेंट नहीं है, मिसिंग है जी, मिसिंग है। देयर इज अ ह्यूज गैप, बहुत वैक्यूम है बच्चों के कंटेंट से रिलेटेड। और लोकल कंटेंट, जब भी हम अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं, हम गूगल करते हैं, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, बाहर की इंटरनेशनल चीजें वो नजर आ रही होती हैं। लैडन निकी, ये तो मुझे याद हो गए। हाँ, खान एकेडमी, ये सब हमें याद है, लेकिन पाकिस्तान में अब वो चीज बदल रही है, एंड दैट इज ऑल बदल कौन रहा है? हाँ, अब इसमें आते हैं जी, एक हमाजहत शख्सियत। लेकिन हम उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपको ये पैकेज दिखाते हैं और बताते हैं कि वो क्या अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं। तो देखिए पैकेज। 3 दिहाइयों तक पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री पर हुक्मरानी करने वाले बिलाल मकसूद, जिनके गाने आज भी नए महसूस होते हैं। बिलाल मकसूद ने फैसल कपाडिया के साथ मिलकर स्ट्रिंग्स के नाम से म्यूजिकल बैंड बनाया, और कई बरसों तक इस बैंड ने बेहतरीन गाने तख्लीक किए जो आज भी भुलाए नहीं भूलते। 2021 में स्ट्रिंग्स बैंड तो खत्म हो गया, लेकिन बिलाल मकसूद की क्रिएटिव एक्टिविटीज का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। अब बिलाल मकसूद ला रहे हैं एक मुनफरिद शो, जिसमें वो आपको बारिश के बारे में बताएंगे, जलेबी की खुसूसियात गिनवाएंगे और हुरूफे तहाजी भी अपने मुनफरिद अंदाज में सिखाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि बिलाल मकसूद ने अब कर ली है पक्के दोस्त से दोस्ती। सारी बच्चा पार्टी सुन ले गौर से कि 365 न्यूज पर बच्चों के लिए खुसूसी शो आ रहा है, जिससे बच्चे और बड़े बहुत कुछ सीख सकेंगे। शो के क्रिएटर हैं बिलाल मकसूद। 365 किड्स को बच्चों के साथ साथ बड़े भी कर सकेंगे एंजॉय। बच्चे सुन सकेंगे अच्छी अच्छी कहानियाँ, सबक आमोज वाकयात, साथ ही साथ रंग बिरंगे पपेट्स गाएंगे और दिलों को लुभाएंगे। बच्चों के साथ बड़ों की भी मालूमात में होगा इजाफा। उर्दू जबान से मोहब्बत और अपनी सकाफत की पहचान होगी बिलाल मकसूद के साथ। तो जनाब देखना ना भूलें 365 किड्स, हफ्ता और इतवार दिन 12 बजे सिर्फ और सिर्फ 365 न्यूज पर। अब्दुल वहाब मिठाई कहाँ है? जी, हाउ अमेजिंग। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, अस्सलाम वालेकुम बिलाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत शुक्रिया बिलाल। आप यू डू कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ, बट ये जो री इन्वेंशन है ये अनबिलीवेबल है। कैसे ख्याल आया आपको? इसका ख्याल बहुत सालों से पक रहा था, और जब मेरा बेटा पैदा हुआ वो 2 साल का हुआ, और
उसने चीज़ें देखना शुरू की तो मैंने रियलाइज़ किया कि कोई उर्दू का कंटेंट नहीं है इसको देखने के लिए। हम जब बड़े हो रहे थे तो सोहेल राना साहब के शोज़ थे, यानी मुझे याद है मैं 5-6 साल की उम्र से उनके वो शोज़ देख रहा था। अंकल सरगम और ये सारे दोस्त हमारे और वो सब गानों के, आप पता नहीं शायद पैदा हुए भी नहीं। तो वो सब चीज़ें थी। फिर अंकल सरगम थे, फिर अलिफ लैला आता था। तो मैंने मिकाइल को कोशिश की कि मैं उनके गाने सुनाऊं सोहेल राना के, तो उन्होंने एक डबल एल्बम रिलीज़ की थी किसी ज़माने में, कहीं से ढूंढ के मैं वो लाया, सुनाई, लेकिन वो म्यूज़िक थोड़ी सी डेटेड थी, वो क्वालिटी वैसी नहीं थी। तो मिकाइल देख रहा था बार्नी, सेसमी स्ट्रीट और वो सब चीज़ें। तो मैं टीना से कहा कि मुझे करना चाहिए बच्चों के लिए, मैं म्यूजिशियन हूँ, गाने बनाने चाहिए। तो ये जब से चल रहा था और जब स्ट्रिंग्स जिस दिन ख़त्म हुआ है उस दिन से मैंने बस इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बस ये करना था। और 365 से फिर कैसे यानी वो इंतखाब आपने किया कि, क्योंकि देखें बहुत से चैनल्स तो कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह प्रोडक्शन इनके साथ हो मिलकर तो कुछ बात बने, तो ये आप हाथ कैसे आए? ये पक्के दोस्त जो है इसके 2 सीजन्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं और ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूँ कि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैंने 365 की मैनेजमेंट से बात की और मेरे एक दोस्त हैं फैज़ान, उनके थ्रू मैं आया और इन्होंने कहा कि लाइक यू आर मोस्ट वेलकम, हमारा चैनल है, आप अपना शो यहाँ दें। ऑल्दो ये यूट्यूब पे है लेकिन एक टीवी के चैनल से उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें लाइक देयर इज़ ज़ीरो फाइनेंशियल डील बिटवीन ईच अदर और वो बस वो भी चलना, वो भी बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं, मैं भी करना चाह रहा हूँ और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। बिलाल, टेक्नोलॉजी, आईटी, इन सारी चीज़ों का, एआई का ज़माना है, बहुत सारी एनिमेशंस हो रही हैं दुनिया भर में, फिल्म्स बन रही हैं, बट यू चोज पपेट्स, व्हाई इज दैट? अच्छा, जब सारे दोस्त हमारे, मैं देखता था, वो गाने सुनता था, बड़ा हो रहा था, 10 साल का था, अब्बा के साथ मैं गया लंदन और वहाँ पे मैंने देखा सेसमी स्ट्रीट पहली दफ़ा और द मपेट शो, ये दोनों शोज मैंने देखे और मैंने देखा ये गाने भी बच्चों के हैं लेकिन ये कुछ अलग हैं। अच्छा, मेरा दिमाग तो एक म्यूजिशियन की तरह चल रहा था, तो उन 2 शोज ने मुझे इतना इंस्पायर किया, मैंने कहा मुझे ऐसे गाने बनाने, अगर मैं कभी बनाऊं बच्चों के, पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं बनते। और मैं इस वक्त 10 साल का था, तो मेरा अंदर एक म्यूजिशियन तो था, दिमाग कंप्यूट कर रहा था चीज़ें, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा था अपने आप को हो क्या रहा है। तो वो जो इम्पैक्ट था सेसमी स्ट्रीट का, वो अभी तक है। बिग बर्ड, कुकी मास्टर, एब्सोल्युटली, हमारी भी फ्रैगल रॉक्स आते थे, जी बिल्कुल ऐसे, वो सब एन्चेंटेड पेन, बहुत सी चीजें आती थी, हमारी भी मेमोरीज। अच्छा, ये कहिएगा बिलाल कि इसमें और क्या क्या, एक तो पपेट्स के जरिए आप एजुकेट भी कर रहे हैं, उर्दू पे आपने ज्यादा यानी फोकस किया कि, और बच्चे वाकई उर्दू से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं जी, तो क्या समझते हैं आप, ये बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए अपनी जबान को, अपनी लैंग्वेज को सीखना? जब मैंने शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मुझे गाने बनाने बच्चों के, और जितना मैं इसके अंदर जाता रहा तो मुझे ये लगता कि भाई ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बिल्कुल ऐसे, और ये बड़े जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आप एक ऐसी नस्ल को स्कल्प्ट कर रहे हैं जो कि बड़े होके आपके मुल्क को संभालेंगे। एब्सोल्युटली। और जिस तरह के लोग हम अपने आसपास देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ में अल्लाह मियाँ ने अगर ये ताकत दी है कि मैं अगली जनरेशन को सही कर सकूँ, तो मैं अपना इतना सा काम तो कर दूँ। कि कलाम का तरीका, बयान का तरीका नहीं, ये सब नहीं है, ये इसके अंदर ये सब नहीं है, इसमें वैल्यूज है। उर्दू वो हम सिखा नहीं रहे, लेकिन हम उर्दू के थ्रू इंसानियत सिखा रहे हैं, ठीक, यानी एम्पैथी, कंपैशन, क्या कहते हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गई, होलसमनेस हो गई, रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना और हो गया, ऐसे इश्यूज जो रेसिज्म जैसे इश्यूज हैं, जैसे डिरोगरेटरी रिमार्क्स होते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कि हम पक्के दोस्त में सिखा रहे हैं, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, और इसकी उर्दू को रखने की वजह, और जिस तरह के आप ये विजुअल जो एक इमेजरी देख रहे हैं, वो कि उर्दू को कूल बनाना था।
हम भी जब पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे भी जब पढ़ रहे थे, और मेरे अम्मा अब्बा भी जब पढ़ रहे थे, उर्दू सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता था, बिल्कुल। और उर्दू की टीचर भी सबसे बोरिंग और पढ़ाने का तरीका भी सबसे बोरिंग होता था, क्योंकि उसमें रिसर्च की कमी थी, उसमें बच्चों की इंगेजमेंट की कमी थी। तो मैं चाहता था कि ये जो अब नया लॉट बड़ा हो रहा है, ये जब पक्के दोस्त की बात करे तो शर्माए नहीं, शेयर करें। तुमने पक्के दोस्त देखा, तुमने पक्के दोस्त देखा, एक पॉप कल्चर क्रिएट हो कि पक्के दोस्त की टी शर्ट्स पहने, पक्के दोस्त, It becomes a trend. या तो ये उर्दू के गाने याद करें। यानी सुहेल राना साहब की वजह से मेरा बचपन तो बहुत ही मेमोरेबल गुजरा। तो मैं चाहता था कि पक्के दोस्त की वजह से इन बच्चों का भी बचपन की मेमोरीज ऐसी हो कि वो दुनिया में जहां भी आपने अपने बचपन से करेक्ट करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया होगा और उसको आपने देखा होगा अपने कंटेंट में कि आजकल के बच्चे बहरहाल इंटरनेट के बच्चे हैं, बहुत फास्ट पेस है और ये चीजें, हम लोगों का जो दौर था कोई स्पैन ऑफ अटेंशन कम है। आप चीजें वही हैं, पपेट्स हैं सारी, उनको आज दौरे हाजिर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को इसमें मोटिवेट करना, ये टास्क होगा आपके लिए थोड़ा सा। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा रीजन जो आप वही विजुअल जो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तानी पपेट है, ऐसे ही है। तो मैंने जानबूझ के ये किया है कि जब बच्चा स्वाइप कर रहा, क्योंकि बच्चों के पास बहुत ताकत है, वो आज उनको कुछ पसंद नहीं आया, आधा सेकंड लगेगा, आधा सेकंड, तो जब स्क्रीन पे ये शो आए उनके स्वाइप करते हुए, तो उनको ये ना लगे नहीं ये तो उर्दू टाइप लग रहा है। हाँ, तो पहले तो उनको हमें ग्रैब करना है कि विजुअली, हाँ विजुअली कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है। फिर सुना, म्यूजिक भी वो है जो मैं सुनना चाहता हूँ, ये म्यूजिक वो जो मैं बाहर किसी अंग्रेजी शो में सुन रहा हूँ, सेसमी स्ट्रीट में सुन रहा हूँ, बार्नी में सुन रहा हूँ, उसी टाइप की म्यूजिक है। लेकिन जब वो सुनेंगे तो वो अलिफ बे पे होगी या हफ्ते के दिन होंगे या फला होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ये हो रहा है। अब आप देखें कितने स्कूल्स के करिकुलम में तकरीबन ये चीज़ गाने आ चुके हैं। यहाँ पे वो अलिफ बे इस पक्के दोस्त से सिखा रहे हैं, उनके टैलेंट शोज में ये गाने यूज हो रहे हैं। That was my next question, बिलाल, कि स्कूल्स में पक्के दोस्त की बात होना कितनी ज़रूरी है और करिकुलम में ऐसी बातें होना बहुत कितनी ज़रूरी है? देखिए, मेरा जो मकसद है अब काम करने का वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम करना है। जो 2 साल से लेके 5-6 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके लिए काम करना है। अब ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, बच्चों को लगेगा गाने हैं, लेकिन बड़े अगर समझना चाहें, एक गाना है मैं भी रोता हूँ, ये सच्ची बात है, ये एक बड़ा आदमी गा रहा है। ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक इशू है, तो हमने उसको भी टैकल किया है। ये लड़कों को बताना है कि भाई तुम रो सकते हो, अपने इमोशंस को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा अंदर ही अंदर सल्क करता रहता है, रोता रहता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है और वो एक बड़ी उम्र में जाकर निकलती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें बच्चों को इस उम्र से समझाना है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें और इस तरह के और भी इश्यूज हमने टैकल किए हैं पक्के दोस्त में, जो कि स्कूल्स अपने छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पक्के दोस्त के साथ देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन, जो कि नर्सरी राइम्स का है। ये गाने हैं, How nice. वो राइम्स हैं, राइम्स, और दोनों का स्ट्रक्चर में बड़ा फ़र्क है। तो वो भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह आने वाला है। वो इसी में आप नहीं, वो एनिमेटेड राइम है, वो एनिमेटेड है, दैट्स वेयर द एनिमेशन कम्स इन। अच्छा, ये तो बात हो गई पक्के दोस्त की। हम भी पक्के दोस्त होंगे। हम भी पक्के बिलाल, म्यूजिक इंडस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ हाउस होल्ड नेम फॉर पाकिस्तान। किस तरफ म्यूज़िक इंडस्ट्री जा रहे हैं, एंड बहुत अमेजिंग हमारे सिंगर्स हैं जो यंग म्यूजिशियंस आ रहे हैं, क्या पोटेंशियल देखते हैं और कहाँ कमी देखते हैं हुकूमती सतह पे, या एक जनरल कंसेंसस जो होता है कि भाई म्यूजिशियंस को यहाँ पे होना चाहिए। कॉन्सर्ट्स नहीं होते अब, वो जिस तरह आप लोगों के ज़माने में कॉन्सर्ट्स पे इंतज़ार होता था हमारा, बिल्कुल, तो वो नहीं हो रहा। किस तरह देखें हम, सिर्फ बस यूट्यूब और स्क्रीन्स तक रह गई हैं?
इतने बुरे हालात नहीं है। अच्छा। हाँ, इतने बुरे नहीं है। जो म्यूजिशियंस अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं। बिल्कुल। और जो नहीं कर रहे, जो नहीं कमा रहे, यानी उनको वो हमेशा रोते ही रहेंगे। हमने हमेशा से देखा, ये हर जमाने में रहा है। लेकिन ये दुनिया का ट्रेंड है, जो चीज़ पॉपुलर है वो पॉपुलर होती है। और जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो उनका काम ये होना चाहिए कि जो टैलेंटेड हमारा असासा है, म्यूजिशियंस बड़े जो उस्ताद हैं, यानी उनका ख्याल रखें। वो एक बेस है हमारे मुल्क की। वो ठीक है, वो एक पॉप स्टार की तरह कभी भी बड़े नहीं हो सकते। हो सकता है उनको कोक स्टूडियो ना बुलाए, हो सकता है उनको ना, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनको खुश रखे, उनको प्लेटफॉर्म्स दे, चाहे टिकट बिके ना बिके, उनके शोज हों, राइट, उनके लिए लोग सुनने आए। आपको नीश मार्केट मिले, उनको लोग सुनने आए। लेकिन जो अमीर म्यूजिशियंस होंगे वो हमेशा वही होंगे जो उस जमाने के पॉपुलर म्यूजिशियंस। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, दिलजीत वगैरह और ये पंजाबी को जिस तरीके से उन्होंने अभी मतलब एक दोबारा से ब्रांडिंग करके उसको रिवाइव किया है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये काम कम हो रहा है। ठीक है, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को आप जैसे सिंधी हो गई या पंजाबी हो गई तो कोई म्यूज़िक ऐसा नहीं आ रहा है, फिर लिरिक्स की हम बात करें उस तरह नहीं, कैची नहीं है। इसकी वजूहत क्या? आप लोगों ने काम छोड़ दिया या फिर क्या? नहीं, देखें, मैं अभी तो कोक स्टूडियो की बात करूंगा। जब वो आए, उन्होंने अभी काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो नया कोक स्टूडियो था, यहाँ से 80% पंजाबी था। तो पंजाबी तो अब एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। यानी अगर किसी को पंजाबी नहीं भी आती हो, उसमें रिदम ऐसी है उस लैंग्वेज में कि वो गोरे भी डांस कर रहे होते हैं उसमें। वो हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ज़माने से देख चुके हैं कि उसमें एक अट्रैक्शन है। अब जो सिंधी है या सराइकी है या बलोची है, मकरान कोस्ट की जो म्यूज़िक है, वो हमारी वर्ल्ड म्यूज़िक के अंदर आ जाती है। अगेन, अब ये हुकूमत का काम है कि इसको ऐसे नर्चर करें कि ये दुनिया भर में फेस्टिवल्स में जाएं, ये लोग ये काम करें। ये हुकूमतें करती हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट्स का भी बहुत हाथ है ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने में। डू यू सी कि हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारी जो वो इंडस्ट्री है, वो इंटरेस्टेड है ऐसे कंटेंट में व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक की बात हो गई या पक्के दोस्त जैसे कंटेंट में? जी, क्या उनकी वो नज़र आती है आपको सपोर्ट? आप ये देखें, इस वक्त जो कमर्शियल्स बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर में जो स्टार्स हैं, जो लीड कर रहे हैं उन एड्स को, वो पॉप म्यूजिशियंस ही हैं, सिंगर्स ही हैं। जितने म्यूज़िक के शोज़ बने, अभी ब्रांडेड शोज़ बने, पेप्सी का आया, कोक का आया, वी लोड साउंड स्टेशन आया, नेस्कैफे भी था शायद। हाँ, नेस्कैफे आया, फिर पता नहीं वो कुकिंग ऑयल वाला म्यूज़िक शो आया, पता नहीं कौन सा था। तो ये सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी से इंडस्ट्री बनती है। यानी आप जितना पैसा डालेंगे उतना ही नज़र आएगा, उतने लोगों को रोज़गार मिलेगा, उतने ही म्यूज़िक ज़्यादा बनेगा। तो फिलहाल ये भी मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ पॉपुलर होनी है या म्यूज़िक की हम बात ले लें तो नौजवानों का में पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने यूथ को कैसे देखते हैं? पाकिस्तानी यूथ को रेवोल्यूशनरी, वो कुछ शायरी पसंद कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इंटरनेशनल भी हमने देखा बहुत से इंडियन सिंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी एक थॉट प्रोसेस उनका नज़र आया उनके लिरिक्स में भी, और फिर उन्होंने उसको अपने अच्छे म्यूज़िक के साथ बनाया। तो लोगों ने पाकिस्तानी यूथ क्या पसंद कर रही है आजकल? आपने कुछ मुझे तो लगता है कि वो आजकल सब रैप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और मैं नहीं कनेक्ट करता। और मैं अगर कनेक्ट नहीं करता तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं वो अंकल नहीं बनना चाहता जो हमारे ज़माने में कहते थे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि समझ आता था उन अंकल को कि हम क्या कह रहे हैं। अब ये जो एक समझे एक सैलाब है यूथ का जो कि रैप सुन रहा है और उस टाइप की लैंग्वेज और उस टाइप की म्यूज़िक सुन रहा है,
और उनको याद भी है सारे गाने, जिसमें तो पता नहीं कि 4 करोड़ वर्ड्स हैं, बिल्कुल, तो पूरे याद हैं। तो कुछ तो है उसके अंदर जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। I love देसी रैप। जब ये खबर आई कि जी स्ट्रिंग्स इज नो मोर, पूरा पाकिस्तान डेड साइलेंस, मतलब 1 मिनट का साइलेंस हम सब ने ऑब्जर्व किया। आफ्टर स्ट्रिंग्स यू कमिंग इनटू चिल्ड्रंस कंटेंट, देयर इज अ ह्यूज, मतलब आपके अंदर वो 10 साल की उम्र से चल रहा है, बट पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता था। What sort of feedback did you get from your fans? कि भाई एक तो आपके वो जो फिगर्स रख के, आप अनबिलीवेबल फिगर्स की कलेक्शन है एक तो आपके पास, और वो रख के वो भी आप कर रहे थे, तो क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं फैंस आपके इस कंटेंट से भी, और आर दे मिसिंग योर म्यूजिशियन साइड? नहीं, ये तो उनके लिए है भी नहीं। हाँ, मेरे अब नए फैंस हैं, आपके छोटे बच्चे। अब जब मैं जाता हूँ तो अम्मियाँ छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, ये पक्के दोस्त वाले अंकल हैं, तो उसकी एक और हाई है, मतलब कि मुझे लगता है कि हाँ, मे बी यही मेरा पर्पस था, ये सब कुछ करने का, इस दुनिया में आने का। लेगेसी आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि आने वाली नस्ल के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक और सवाल है, अनवर साहब ऑब्वियसली इज योर फादर, एंड उनका क्या फीडबैक रहा इसके ऊपर, और उनकी क्या इनपुट उनका है इस पे? आई डाउट इट, बिकॉज आप बहुत पोजेसिव है अपने चीजों को लेके, तो क्या वो रहा उसका सवाल? तो आपसे से तो मैं अब्बा का बता रहा हूँ, अब मैं बुरी से बुरी चीज करूँ, अब्बा इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं बचपन से ही। यानी मैं इतनी सारी ड्राइंग्स हमारे फ्रेम होती थी, मैं बचपन में बनाता था, बहुत बुरी बनाता था, यानी बहुत बुरी बनाई। मैं 4-5 साल का हूँ, वो जाके फ्रेम होके वो लग जाती थी। पहला गाना बनाया, अब्बा ने जो घर में आया उसको सुना रहे हैं ना कि भाई ये सुनो, और अब मैं सोचता हूँ, मुझे वो गाना याद भी है, लेकिन वो सोचता हूँ कि कितना बुरा था, मतलब कि कोई चीज़ नहीं, अगर मेरा बच्चा बनाए तो मैं कहूँ कि इसमें ये करो, उसको सही करो, उसको ये करो, लेकिन अरे भाई इस बिलाल का गाना सुनो, तो अब्बा कुछ भी मैं कर लूँ, माशाल्लाह। तो अब तो वो हमेशा सपोर्ट नहीं, इससे खुश पूछते रहते हैं कैसा जा रहा है, तुम खुश हो, लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो या उनकी सपोर्ट आपका सारा कंटेंट ही। लेकिन ये जो आप बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो इसके इससे खुश हैं वो कि हाँ ये तुम्हें करना चाहिए? खुश है, क्योंकि वो हमेशा से खुद भी कुछ करना चाहते थे। उनके मैंने पुराने इंटरव्यूज सुने, तो वही कहते थे कि मेरी एक वो रह गई है कि मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, तो ख्वाहिश रह गई जो आपके थ्रू पूरी हो रही है। आपको पता है ज़ुहैब, थोड़ा हम लोग वेब सीरीज कर रहे थे, तो एक कॉल आई आमिर खान की प्रोडक्शन से। मैं बड़ी खुश हुई कि जी आमिर खान की प्रोडक्शन से मुझे कॉल आई। एक्चुअली वो आई थी अनवर साहब के लिए, एंड आई कॉल्ड बिलाल एंड आई सेड आमिर खान अनवर साहब को ढूंढ रहे हैं। तो आई डोंट नो वो फिर बात हुई या नहीं हुई। अब्बा उस जमाने में उनको कोविड हुआ था, वो बात नहीं कर सकते थे, बहुत डाउन थे, थके हुए थे, तो बस वो फिर वो डिले हुआ, फिर वो कॉल दोबारा नहीं। वो अब्बा से मेरे ख्याल से लूज टॉक के लिए बात करना जी बिल्कुल लूज टॉक के लिए। मकसूद साहब क्या बात है उनके। अच्छा भाई लाएं जरा केक तो लाएं इधर। जो मैं कह रहा था ना मुझे केक खाने का दिल चाह रहा है, तो फिर हमने केक खा लिया। ये किसके लिए? अब ये केक है सरवत की जो है आज बर्थडे। सीरियसली तो इस सिलसिले में ये केक हमने मंगाया। आप हाँ जी जरा करें कि पहले जरा रुक जाओ Zara, oh my God, how sweet! Thank you guys, this is so sweet. नहीं फिर आप मैं पकड़ता हूँ, आप इसको बस खाने के लिए सब तैयार है, मुंतजिर है सबके कब ये कटेगा केक और आप खाएंगे। बिलाल प्लीज आइए, फ्रेम में आ जाए। What a great day that my birthday and you are here at the same time. Thank you. हैप्पी बर्थडे भाई, सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे। नहीं वो गाना कौन सा है? जंगल में मंगल तेरे ही दम से। क्या हो गया ये? चले ठीक है जी। May rise and shine. Stay forever. Happy birthday Thank to you. you. Thank you. Happy birthday dear Sarva. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. क्या बात है, क्या बात है, Thank you so much. Thank you. इसके बाद लेकिन बस बैठे आइए अब वापस बैठ। तो
एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे उर्दू में कभी काम नहीं हुआ था। एक तो दुनिया भर में हैप्पी बर्थडे के गाने बने हुए हैं। बिल्कुल सही है। उर्दू में नहीं था। उर्दू में नहीं है। तो पक्के दोस्त में है। अच्छा। पक्के दोस्त के सीजन 2 में अभी रिलीज हुआ है। तो वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हो जाए कभी नहीं चले कभी। और जैसे ये हुरूफ तहज्जी ABCD की ट्यून है। उर्दू 500-600 साल से उर्दू है, लेकिन उसका कोई वो नहीं बनी, ट्यून नहीं बनी। और फिर देखिए उससे मसला है, दाल दाल में फंस जाते हैं, हम भी फंस जाते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ना हमारे अल्फाबेट्स का, वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो उस तरह बीट पे उसका ब्रेक डाउन मुश्किल है। तो जो बनी हुई है ट्यून्स वो स्ट्रक्चरली गलत है। जो मैं इंटरनेट पे मैंने देखी, उसमें क्योंकि वो जो ग्रुप्स हैं वो मिक्सअप हो गए। तो मुझे कुछ 1.5 साल लगा ये ट्यून ढूंढते हुए, और बहुत मुश्किल थी। और है वो इसमें? जी उसमें है। सीजन 2 में है। आई रिमेम्बर आप जब वो आर्ट्स काउंसिल पे दिखा रहे थे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि तो बच्चों को आप 2 दफा गाएंगे और आपको याद हो जाएगी। जो कि कितनी मुश्किल है हम से कि अब पक्के दोस्त सबने देखना है आपने 365 पर। बच्चों का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिसिंग था, बड़े अरसे से हमने देखा, बड़े बड़े चैनल्स नहीं लेकर आ रहे थे और बच्चे भी मुंतज़िर थे। इसकी वजह से हुआ यही कि हमारे बच्चे बाहर का कंटेंट गलत नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट देखना चाहिए, इंडियन कंटेंट। फिर उसमें लैंग्वेज का मसला है, वो एक मुंबई की एक लैंग्वेज, एक एक्सेंट है उनका, एक्सेंट है, वो सीखते हैं। फिर चीज़ें भी क्योंकि कंटेंट में तो ये है ना कि आपने कुछ भी अपलोड कर दिया, तो राइट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग, राइट वैल्यूज, जो पाकिस्तानी वैल्यूज हैं। बिलाल, एनी लास्ट वर्ड्स जस्ट हियर ऑन द शो फॉर द यूथ के लिए, कोई नौजवान नस्ल के लिए, नौजवान पेरेंट्स के लिए? बस मेरे ख्याल से बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए सबसे पहले, और जो 3 साल से 7 साल की उम्र है उसमें पूरा फोकस उनका बच्चों के ऊपर होना चाहिए। और क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट साल है उनकी ज़िंदगी के, जब उनका दिमाग डेवलप हो रहा होता है, उनकी पर्सनालिटी बन रही होती है, और उस वक्त अगर उनको वो अटेंशन, वो प्यार वो ना मिले तो फिर यानी वही बड़े होके इस मुल्क को संभालने वाले। बिल्कुल है। तो हमें जिंदगी में कमी रसी रह जाती है अगर उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बिलाल। हम बहुत अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, आप फाइनली हमारे शो पे आए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने मंडे को तशरीफ लाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और पक्के दोस्त को इस वक्त भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आज सर्च करे बगैर सोइएगा नहीं, बहुत अनबिलीवेबल कंटेंट है, और ऐसे कंटेंट को प्रमोट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इजाजत दीजिए अब हमें। अल्लाह हाफिज़। मंडे को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।